Hey, so hello and welcome back everyone to this another beautiful, wonderful सा वीडियो। ये वीडियो शायद आपकी ज़िंदगी का सबसे छोटा वीडियो हो, मतलब मैराथन हो सबसे छोटा, क्योंकि आज जो है हम लोग पूरा JIGL का सब्जेक्ट कंप्लीट कर चुके हैं एंड एक चैप्टर के साथ हो जाएगा पूरा, ठीक है। और वो एक चैप्टर ऐसा है कि जो चैप्टर आपको बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो चैप्टर का नाम है जनरल क्लॉजेस एक्ट। जनरल क्लॉजेस एक्ट क्या है, क्यों ज़रूरत है जनरल क्लॉजेस एक्ट का, ये सारा चीज़ हम लोग एक बार जानेंगे। वैसे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं आपको बताऊं कि जनरल क्लॉजेस एक्ट कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो ये लीस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके एग्जामिनेशन के लिए। तो ये वाला चैप्टर जो है स्टूडेंट्स को इरिटेट करने के लिए हमारे लॉ मेकर्स ने ये चैप्टर दिया है। अंडरस्टूड। सबसे पहले समझते कि इसका नीड क्या था, मतलब ये लाया क्यों गया है। उसके बाद मैं बताऊंगा कि क्यों ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है, द लीस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। नीड क्या था जनरल क्लॉजेस एक्ट का। देखो हमारे हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है, एजुकेशन मतलब CS एग्जीक्यूटिव का जो पूरा प्रोग्राम है, उसमें हम लोगों ने बहुत सारे एक्ट, बहुत सारे लॉज जो है वो पढ़े हैं। अनगिनत लॉ, अनगिनत एक्ट्स जो है हम लोगों ने देखा है। अंडरस्टूड। सब कुछ पढ़ने के बाद कभी कभार हमको ऐसा कोई डाउट आता होगा, ऑब्वियसली आता है कोई भी एक्ट पढ़ने के समय, कि कोई वर्ड निकल जाता है और उस वर्ड का डेफिनेशन उस पर्टिकुलर एक्ट एंड लॉ में लिखा नहीं होता है। कोई भी अचानक से एक वर्ड तुमको मिल गया, उस वर्ड से रिलेटेड डेफिनेशन जो है उस लॉ में, उस एक्ट में नहीं लिखा है, तो उस डेफिनेशन को कहाँ से निकाले? क्या हम लोग ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी खोलकर बैठे? नहीं, डिक्शनरी में आपको नहीं मिलने वाला, क्योंकि ये लॉ है। ये आपको मिलने वाला है जनरल क्लॉजेस एक्ट में। जनरल क्लॉजेस एक्ट में हमको डेफिनेशंस मिलते हैं, बहुत सारे अनगिनत वर्ड्स का डेफिनेशन होता है जनरल क्लॉजेस एक्ट में। तो किसी भी एक्ट में अगर आप सोच रहे हो कि 4-5 पन्नों में आपका जनरल क्लॉजेस एक्ट पूरा खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। जनरल क्लॉजेस एक्ट बहुत ज़्यादा बड़ा है, लेकिन आपके इंस्टीट्यूट वालों को भी पता है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए उन्होंने बहुत कम डेफिनेशंस जो कि रिलेटेड भी नहीं है आपसे, वो उन लोगों ने डाल के रखा है। तो आपको देखकर जाना होगा। थोड़ा बहुत मैं करवा दूंगा, 5-10 मिनट का क्लास रहेगा, उसके बाद क्लास खत्म हो जाने वाला है। अच्छा, नीड क्या है? नीड यही है कि इतने सारे एक्ट है, इतने सारे लॉस है, उन एक्ट्स एंड लॉस में कोई भी वर्ड अगर ऐसा निकले जिसमें कोई डेफिनेशन मेंशन नहीं हो, किसी भी वर्ड का डेफिनेशन मेंशन नहीं हो, तो वो उस वर्ड का डेफिनेशन हम लोग कहाँ से ढूंढेंगे? उस वर्ड का डेफिनेशन हम लोग आएंगे जनरल क्लॉजेस एक्ट में ढूंढने के लिए। गॉट इट? तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है जिसके कारण ये जनरल क्लॉजेस एक्ट जो है वो लाया गया है। तो नीड आपको समझ में आ चुका है। एप्लीकेबिलिटी कहाँ तक होगा? एप्लीकेबिलिटी अनगिनत है, इसका पूरा पूरा एप्लीकेबल होगा हर जगह पे, हर जगह पे इसका एप्लीकेबल होने वाला है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे बताओ सर, एग्जाम्पल के तौर पे 3 ऐसे मैं डिस्टिंग्विश करके बता दूंगा आपको कि कहाँ कहाँ पे ये एप्लीकेबल होने वाला है। पहला है आपका जहाँ पे एप्लीकेबल होगा वो है सेंट्रल एक्ट्स। सेंट्रल एक्ट्स, अंडरस्टूड? करेक्ट। मतलब इंडियन पार्लियामेंट में जो भी एक्ट वगैरह निकलता है उसको हम लोग कह रहे हैं सेंट्रल एक्ट। अंडरस्टूड? उसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन इशू कर करके वो क्या लेकर आते हैं? रेगुलेशंस उसके ऊपर लागू होगा। ऑल्सो इट विल एक्सटेंड टू बाई लॉस। क्या बताओ? बाई लॉस के ऊपर भी एप्लीकेबल होगा। क्या ये क्लियर है? कोई टेंशन वाली बात नहीं है सर? ओके, अच्छा, ये समझ में आ चुका है। अब हम लोग सीधा जाएंगे थोड़ा नीचे। तो आपको मैं बता दूं, ये सारा कुछ आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको सीधा आना है यहाँ पे, और यहाँ पे आपको दिखेगा डेफिनेशंस। तो डेफिनेशंस को पढ़ने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ कि जिसका जितना क्षमता है, तुम्हारा अगर क्षमता ज़्यादा है तो तुम करो ज़्यादा से ज़्यादा डेफिनेशंस, और जिसका क्षमता कम है वो कम से कम डेफिनेशन करके जाओ। अंडरस्टूड? तो इस चैप्टर में से जो भी आपको डेफिनेशन पसंद आए वो डेफिनेशन तुम करके जा सकते हो। अगर डेफिनेशन से रिलेटेड कि कोई भी डेफिनेशन तुमको समझ में नहीं आ रहा है, उससे रिलेटेड कोई भी डाउट है,
तो हमारा जो ये फ्री का मैराथन का चैनल है, मैराथन का ग्रुप है, हमारे टेलीग्राम ग्रुप, वहाँ पे मुझको टैग करके पूछो, मैं उसका एक डेफिनेशन का एक टर्म का मैं 3-4 डेफिनेशन तुमको बता दूंगा पूरा अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करके, सो दैट तुम्हारा डाउट क्लियर हो। जब तक तुम्हारा डाउट ना क्लियर हो तब तक मैं उस डेफिनेशन का जो ट्रांसलेशन, डेफिनेशन का मीनिंग वो मैं बताता रहूँगा तुमको। इसमें कोई अच्छा खासा डेफिनेशंस नहीं है, बहुत ईजी डेफिनेशंस है, तो एक बार तुमको खुद से कर लेना। अगर तुमको डाउट है तो तुम देख सकते हो। तो यहाँ पे टोटल ज़्यादा डेफिनेशंस दिए नहीं गए। डेफिनेशंस जो है उसका टोटल क्वांटिटी है, इट्स अराउंड 66 डेफिनेशंस। 66 डेफिनेशंस जो है वो दिए गए हैं, तो ये आपको कर लेना है एक बार, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पे देखेंगे हम लोग, यहाँ पर क्या बताया गया सर। यहाँ पे जनरल रूल्स के कंस्ट्रक्शन के बारे में बताया जा रहा है। जनरल रूल्स के कंस्ट्रक्शन के बारे में, जनरल रूल ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या होता है, सेक्शन 5 से लेकर 13 में क्या लिखा है वो बताओ सर। सेक्शन 5 से लेकर 13 जो है ना, ये कंसिस्ट करता है विथ प्रोविजंस, वो उन सारे प्रोविजंस जो कि जनरल रूल से रिलेट करते हैं। अब इसका भी डिवीजन है 5 से लेकर, देखो मैं बताता हूं तुमको, सेक्शन 5 से लेकर 8 तक डील्स विद द कमेंसमेंट एंड रिपील ऑफ इनेक्टमेंट। तो किसी भी एक्ट का, किसी भी लॉ का कमेंसमेंट हो रहा है मतलब नया लॉ आ रहा है, या फिर रिपील हो रहा है मतलब उसको उखाड़ के हम लोग फेंक रहे हैं, जड़ से उखाड़ के फेंक रहे, तो उससे रिलेटेड जो प्रोविजंस है वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे सेक्शन 5 से लेकर 8 तक। 9 से लेकर 13 तक जो है वो डील करता है विथ सर्टेन मैटर्स जो रिलेट करता है विथ टाइम, डिस्टेंस, रेट, ड्यूटी, जेंडर, नंबर, ये सारे। अंडरस्टूड। अच्छा, और एक चीज मैं बताता हूँ तुमको, आगे जाके टाइम का डेफिनेशन, डिस्टेंस का डेफिनेशन ये तुमको सेल्फ करना होगा, ठीक है। एकदम बहुत बच्चे वाला चीज है, इस पर एक्सप्लेनेशन करने लायक कुछ नहीं है। नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे ऑपरेशन, देखो कमिंग इनटू ऑपरेशन ऑफ इनेक्टमेंट, कि इनेक्टमेंट कैसे काम करता है। एनी सेंट्रल एक्ट इज नॉट एक्सप्रेस्ड, इस बात का ध्यान रखो अच्छे से। उसका अगर कमेंसमेंट डेट एक्सप्रेस ना रहे, कमिंग इनटू ऑपरेशन ऑफ इनेक्टमेंट, इसका मतलब है कि किस दिन से ये चालू होगा, किस दिन से ये कोई भी एक्ट वगैरह वो चालू होता है, ठीक है, लागू होता है, हम लोग फॉलो करते हैं, उसका कमेंसमेंट डेट क्या है। तो अगर सेंट्रल एक्ट मतलब जो पार्लियामेंट वगैरह लेकर आ रहे हैं एक्ट, ठीक है, उसमें अगर उन लोगों ने एक्सप्रेसली कमेंसमेंट डेट मेंशन ना किया हो, any central act is not expressed its commencement date, it shall come into operation on the day on which it receives the assent। मतलब जिस दिन ये assent आ गया, इसका assent आना मतलब हाँ, मतलब उसका एक्सेप्टेंस हो गया हमारे पार्लियामेंट में कि हाँ ये एक्सेप्ट होता है। तो अगर कमेंसमेंट डेट मेंशन नहीं है तो जिस दिन एक्सेप्ट हुआ उस दिन से कमेंस हो जाएगा। समझ में आ रहा है, ठीक है। एसेंट किसका चाहिए होगा, देखो ना, एसेंट किसका चाहिए होगा। एक्ट बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब समझो कि कोई भी एक्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले आया हो, वो गवर्नर जनरल जो थे उनका हामी से, उनका एसेंट से चालू हो जाएगा। उसके बाद जो आता है वो है कि एक्ट ऑफ पार्लियामेंट पार्लियामेंट में पास हो रहा है, तो वो किसके हामी से ये स्टार्ट हो जाएगा बताओ, प्रेसिडेंट के। प्रेसिडेंट बोलेगा हाँ आज से स्टार्ट, तो आज से स्टार्ट। अब देखो एक चीज तुमको मैं बता दूं कि नया एक्ट अगर आ रहा है, किसी प्रेजेंट एक्ट को हम लोग रिपील करके उखाड़ के फेंक रहे हैं, तब ना जाके नया एक्ट आ रहा है। जैसे कि कंपनीज एक्ट 2013 जो है वो कैसे आया, वो उससे पहले जो कंपनीज एक्ट था उसको हम लोगों ने रिपील करके फेंक दिया, उसके बाद आया, राइट, गॉट इट, उसके बाद आया। तो उसके बाद अगर आया तो इसका मतलब ये नहीं होता कि इससे पहले जो एक्ट था, मतलब कंपनीज एक्ट 2013 से पहले जो एक्ट था जिसको हम लोग रिपील करके फेंक दिए, उसमें जो कुछ भी लिखा है वो सब डिसकंटिन्यू हो जाएगा, सब इनवैलिड हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो इस बार एक बार रीड करो ये, तो तुमको समझ में आएगा। देखो, when a new law replaces an old one,
everything in the old act does not automatically gets cancelled or invalid. अगर ऐसा कोई कुछ लिखा हो नया एक्ट में कि हाँ ओल्ड लॉ को हम लोग पूरा ही कैंसिल कर देंगे तब ठीक है. अगर लिखा ना हो, अगर एक्सप्रेसली मेंशन नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि इसके पहले जो एक्ट था, लॉ था, वो कंप्लीटली इनवैलिड है, कंप्लीटली हम लोग उसको कैंसिल कर देंगे. इस बात का ध्यान रखना. अच्छा, नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ रिपील. रिपील होने के बाद क्या होगा? रिपील होने के बाद क्या होगा? ठीक है, रिपील होने के बाद क्या होगा? रिपील होने के बाद बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन ये सारे चीज नहीं होंगे. इसको देखो एक बार. द रिपील शैल नॉट, रिपील शैल नॉट, इसका मतलब समझना. देखो मैं तुमको समझा रहा हूं, इसको बहुत अच्छे से समझना है. ये एक लॉ था, बहुत पुराना हो गया था. ये एक लॉ था बहुत, अबे यार गायब हो रहा है, पकड़ लो. ये एक लॉ था, ये बहुत पुराना हो गया था. ठीक है, तो ये 1997 का लॉ था. इसको हम लोग निकाल के फेंक दिए क्योंकि नया लॉ लेकर आए हम लोग 2006 में. ठीक है, इसको भी निकाल के फेंक दिए क्योंकि हम लोगों ने एकदम लेटेस्ट वाला लॉ लेकर आए 2024 को. अगर हम लोगों ने लेटेस्ट लॉ लेकर आए 2024 को या फिर 2025 को, ध्यान रखना, इसको हम लोग रिपील कर रहे हैं. ये इससे पहले वाले लॉ को हम लोग रिपील करे, उखाड़ के फेंक रहे, जड़ से उखाड़ के फेंक रहे, तब ना जाके ये वाला लॉ आ रहा है. राइट. तो इसका मतलब ये नहीं है कि इससे पहले जो लॉ आया था वो एक्टिव हो जाएगा अब. ठीक है, इस बात का ध्यान रखना. इसको हम लोग उखाड़ के फेंक रहे, इसका मतलब ये नहीं कि इससे पहले जो लॉ आया था उसको हम लोग एक्टिव कर लेंगे. ये इनएक्टिव इसलिए था क्योंकि ये वाला लॉ आया था. राइट, सुनना भाई मेरे, ये वाला जो है ना 97 जो है, ये इनएक्टिव इसलिए था क्योंकि 2006 वाला आया था. अब 2006 को हम लोग निकाल के फेंक रहे, तो क्या 97 वाला जो है वो क्या फिर से एक्टिव हो जाएगा? नहीं, वो फिर से एक्टिव नहीं होगा. गॉट इट? देखो, द रिपील शैल नॉट रिवाइव ओल्ड लॉस, पुराने लॉ को जिंदा नहीं करेगा. इम्पैक्ट पास्ट ऑपरेशन, इसका मतलब क्या होता है? पास्ट ऑपरेशन मतलब हम लोगों ने पहले जो ऑपरेशंस किए अकॉर्डिंग टू द ओल्ड लॉ, उसको हम लोग नकार नहीं सकते, उसको हम लोग इनवैलिड नहीं घोषित कर सकते, उसको हम लोग इम्पैक्ट नहीं दे सकते. नया लॉ आया तो क्या हो गया? अब से फ्यूचर में जो एक्ट होगा उसके ऊपर लागू होगा, ना कि उससे पहले वाले एक्ट्स के ऊपर. इफेक्ट राइट्स एंड लाइबिलिटीज, किसी के भी राइट एंड लाइबिलिटी को इफेक्ट नहीं होगा. मतलब पहले जो जिस लॉ के अकॉर्डिंग हम लोगों ने डिसाइड किया है कुछ भी, ठीक है, किसी को राइट दिया, किसी को लाइबिलिटी दिया, उसमें कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा नया लॉ आने के बाद. नया लॉ सिर्फ फ्यूचर वाले एक्ट्स के ऊपर लागू होगा, ना कि पुराने एक्ट के ऊपर. इम्पैक्ट पेनल्टी एंड पनिशमेंट, ठीक है. अब नया लॉ के अकॉर्डिंग पकड़ लो, किसी भी एक्ट का जो जेल का टाइम है वो पकड़ लो 10 साल से 2 साल हो चुका है, और इससे पहले जो एक्ट था उसमें 10 साल लिखा था. ठीक है, तो 10 साल वाला पिछले एक्ट को यूज करके जज ने अगर कोई जजमेंट दिया जिसके कारण किसी को 10 साल का पनिशमेंट मिला है, तो नया एक्ट आने के बाद उसका पनिशमेंट कम नहीं हो जाएगा, क्योंकि नया एक्ट में 2 साल लिखा है. इसका मतलब ये नहीं कि पुराने वाले जजमेंट को हम लोग चेंज कर देंगे. ठीक है, समझ में आ चुका है? अफेक्ट एनी ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन एंड लीगल प्रोसीडिंग, कोई भी लीगल प्रोसीडिंग ऑनगोइंग चल रहा है उसको अफेक्ट नहीं होना चाहिए. नया लॉ आया ठीक है, लेकिन अभी अगर ऑनगोइंग कोई चल रहा है, ऑनगोइंग इशू चल रहा है, ऑनगोइंग कोर्ट में केस चल रहा है, तो उसको अफेक्ट नहीं होगा. उसको ओल्ड लॉ के तहत ही उसके ऊपर जो है उसको यूज करने वाले हम लोग, अंडरस्टूड, जजमेंट वगैरह सुनाने वाले. गॉट इट सर, गॉट इट. 6A क्या कहता है? When an central government or regulation made after the commencement of this act repeals any enactment by which the text of any central act or regulation was amended, the repeal shall not affect the continuance of any such amendment. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि देखो फिर से दिखा रहा हूँ, 97, 2006 एंड 24. अब 24 वाला हम लोगों ने लाए, इसका मतलब ये है कि 26 वाला हम लोग निकाल के फेंक रहे हैं. अब 26 वाला अगर हम लोग रिपील कर रहे हैं, जड़ से उखाड़ के फेंक रहे हैं, तो इसके कारण 2006 में जो लॉ आया था उसके कारण बहुत सारे जगहों पे अमेंडमेंट आया होगा. डेफिनेटली नया लॉ आता है तो नया अमेंडमेंट आता है.
तो इसका मतलब ये है कि अगर इसको हम लोग उखाड़ के फेंक रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि इसने जो भी अमेंडमेंट वगैरह लाया इस एक्ट के कारण, इस लॉ के कारण आया, उसको भी हम लोग निकाल के फेंक रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। गॉट इट? चलो, उसके बाद रिवाइवल ऑफ रिपील्ड इनैक्टमेंट, मतलब कोई भी लॉ अगर हम लोग रिपील कर दे, ठीक है, जड़ से उखाड़ के फेंक दे, क्या हम उसको रिवाइव कर सकते हैं? हाँ, हम लोग उसको फिर से दोबारा से जिंदा कर सकते हैं। कैसे? एक्सप्रेसिवली बता के, एक्सप्रेसिवली स्टेट करके, पर्पस, सेंट्रल गवर्नमेंट पर्पस स्टेट करेगा कि क्यों वो लाना चाहता है। गॉट इट? यही है इंपॉर्टेंट, और कुछ नहीं है। और एक चीज हम लोग देखेंगे, कंप्यूटेशन ऑफ टाइम। टाइम का मतलब देखो, कभी कभार क्या होता है ना कि पकड़ लो किसी भी एक्ट में, किसी भी लॉ में अगर कोई पर्टिकुलर डेट मेंशन्ड है, उस पर्टिकुलर डेट में कोर्ट ही बंद है, उस पर्टिकुलर डेट में कोर्ट बंद है, तो हम लोग क्या करेंगे? टाइम तो वही मेंशन था, लॉ के अकॉर्डिंग टाइम हम लोग फॉलो करें, 21 डेज, 24 डेज, 30 डेज, 60 डेज, 90 डेज फॉलो करें, लेकिन उस दिन तो कोर्ट बंद है, क्या करें? उसका नेक्स्ट डे हम लोग जाने वाले कोर्ट में, हम लोग उसको नेक्स्ट डे यूज करेंगे। देखो, कोर्ट क्लोज्ड, नेक्स्ट डे आफ्टरवर्ड्स ऑन विच द कोर्ट और ऑफिस इज ओपन। कम समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? ठीक है, गॉट इट? क्लियर? ठीक है सर, बस यही है। बाकी जो है रीड वाला पोर्शन है, थोड़ा रीड कर लो, इसमें कुछ नहीं है, यहाँ से कुछ आएगा भी नहीं वैसे, तो इसको एक बार रीड कर लेना है, ठीक है? छोटा मोटा टॉपिक है, खत्म हो जाता है ये चैप्टर। कोई भी डाउट वगैरह अगर है तो डेफिनेटली तुम पूछ सकते हो। इस चैप्टर के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करना है, बाकी सारे चैप्टर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करना है। क्या हम लोग मैराथन कंप्लीट कर चुके हैं? जीआईजीएल का मैराथन पूरा कंप्लीट हो चुका है। सिर्फ एक चीज़ बाकी है, वो है हमारा कंपनी लॉ। कंपनी लॉ हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, लेकिन कंपनी लॉ स्टार्ट करने से पहले जीआईजीएल का 2-3 टेस्ट लूंगा मैं, 2-3 मैराथन के बाद टेस्ट लूंगा, तो 1-2 दिन टेस्ट होगा, उसके बाद मैं अनाउंस करूंगा कंपनी लॉ का मैराथन। अब कंपनी लॉ के मैराथन जो है वो पार्ट वाइज होने वाला है। एक बार एक मैराथन आएगा पार्ट सी को लेकर, एक मैराथन आएगा पार्ट बी को लेकर, अगर टाइम बचा तो पार्ट ए को लेकर भी। गॉट इट? क्योंकि देखो 3-4 दिन में, एक हफ्ते में पूरा चैप्टर मतलब सिलेबस कंप्लीट कर देना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट रहता है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा जितना ज़्यादा हो सके मैं कर दूंगा। उससे पहले मैं एक चीज़ तुमको बता दूं, जीआईजीएल का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का जो लिस्ट है, वो लिस्ट मैं हमारे एक्सक्लूसिवली इस ग्रुप में मैं देने वाला हूँ। इसका यूट्यूब के ऊपर अनाउंसमेंट आएगा एग्जामिनेशन के कुछ दिन पहले, लेकिन अभी जो है मैं एक्सक्लूसिवली सिर्फ वो बच्चे जिन्होंने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन किया है उनको शेयर करूंगा, एंड उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि ये चीज़ जो है वो शेयर ना हो, क्योंकि लगभग 15-20 दिन बाद ये चीज़ यूट्यूब के ऊपर भी आने वाला है। अंडरस्टूड? ये एक्सक्लूसिव चीज़ है। गॉट इट? तो इफ़ यू हैव नॉट ज्वाइन टेलीग्राम तो डेफिनेटली ज्वाइन करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज के वीडियो में इतना ही, भाई मेरे। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैप्पी लर्निंग गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर।